बारे में पढ़ा था। तो कौन कौन सी विधियां हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे सिद्धांत के अभिक्रिया वेग को या रासायनिक बलगतिकी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए के कुछ सिद्धांत दिए गए कि कब तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होना चाहिए, कब अभिक्रिया का वेग कम होना चाहिए, यानी किस किस प्रकार से अभिक्रिया वेग किन किन चीजों से प्रभावित तो होता है, लेकिन थ्योरी सिद्धांत क्या क्या दिए गए इसे समझाने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालना, बीच में हेडिंग डालना रासायनिक कॉपी के बीच में पहले मैं लिखता हूं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप हेडिंग डालना। रासायनिक बलगतिकी की सिद्धांत, ये हेडिंग बीच में डालनी है। तो पहला सिद्धांत डालोगे ताप यानी अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, यानी ताप है। मैंने आपको कहा था कि इस चीज के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे। क्या, किसके बारे में? अभिक्रिया वेग को ताप कैसे प्रभावित करता है, या इसे ही आरण्य सिद्धांत कहा जाता है। आरण्य सिद्धांत, कैसे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है और ताप कैसे प्रभावित करता है, उससे उस चीज को आरण्यस ने समझाने की कोशिश की और उसी के नाम पे इसे आरण्यस का सिद्धांत कहा जाता है। यानी मैंने बताया था अभिक्रिया कोई हो रही है, यदि टेम्परेचर बढ़ाएं, तापमान को इंक्रीज करें, तो अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है। लेकिन आप एक बात और पढ़ के आए हैं कि अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री तक बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग का मान कितना हो जाता है? 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो अभिक्रिया वेग है, देखो ध्यान से, वो क्या होता है? आर, वेग नियम से R इक्वल टू के। ए, मान लो एक और अभिकारक है बी, मान लो और अभिकारक मैं 2 ले रहा हूं, अभिकारक कितने हैं? 2। एक बात बताइए, मैं सिर्फ ताप की निर्भरता देख रहा हूं। ताप, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, मैं अध्ययन कर रहा हूं कि अभिक्रिया पर ताप का किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में होगा क्या कि ये है सांद्रताएं, क्या है? सांद्रताएं, कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या होगी? स्थिर होगी। यदि मैं कहता हूं वेग बढ़ा, इनको मैंने कहा स्थिर है, क्या है? स्थिर है। स्थिर से मतलब स्थिरांक है। तो किस चीज में परिवर्तन हुआ होगा? के में परिवर्तन हुआ होगा। के यानी किसी भी कोटि का वेग स्थिरांक है, 0 कोटि, 0 कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, किसी भी कोटि का वेग स्थिरांक है। मैंने कहा कि ताप की निर्भरता देख रहे हैं तो ये क्या होंगे? इसे मैं स्थिर लूंगा। जैसे मैं प्रेक्षण कर रहा हूं, मतलब प्रेक्षण 1 है, उस प्रेक्षण में मैंने कहा सांद्रता कितनी, ए की कितनी है? 10 मोल है, बी की भी कितनी लिए? 10 मोल लिए। दूसरा प्रेक्षण लिया, ए की कितने मोल लिए? 10 मोल लिए, बी की कितने मोल लिए? 10 मोल लिए। तीसरा प्रेक्षण किया, यानी मैं प्रयोगों द्वारा अध्ययन कर रहा हूं, तो दूसरे प्रयोग में भी मैंने कहा ए की सांद्रता 10 है और बी की सांद्रता क्या है? 10 है। ठीक है, इनमें परिवर्तन नहीं कर रहा, तो अध्ययन किसके सापेक्ष कर रहा हूं? अगेन मैं बता दूं कि मैं ताप के संबंध में अध्ययन कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये मान, ये वैल्यूज स्थिर है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो परिवर्तन जो होगा
वो k में होगा, k के मान में होगा। तो मैं कहूंगा रेट जो होगा वो k से इंक्रीज होगा। देखो मैंने कहा एक स्थिति में प्रेक्षण एक में ये तो क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं R1 क्या है, R1 इक्वल टू क्या है, देखो पहली स्थिति में पहले प्रेक्षण में वेग, ठीक है, R1। तो मैंने कहा पहली स्थिति में क्या है, R1 में क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, ये तो स्थिर है। मैं सिर्फ किसका मेजरमेंट कर रहा हूं, k का, क्योंकि k स्थिर तो है, स्थिरांक है, लेकिन यह ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखो। इसीलिए मैंने k को, स्थिरांक तो है वेग स्थिरांक, लेकिन ताप परिवर्तित करने पर यह परिवर्तित होता है। जब ताप स्थिर हो तो ये फिर भी एक स्थिरांक, किसी निश्चित ताप पर ये क्या है, स्थिरांक है, लेकिन ताप परिवर्तित करने पर यह भी परिवर्तित हो रहा है। तो जो वेग होगा सिर्फ k पर निर्भर करेगा। तो मैं पहले प्रेक्षण में जब वेग R1 है तो उसको वेग स्थिरांक को मैं क्या कह रहा हूं, k, और किसी टेम्परेचर T पर, किसी टेम्परेचर T पर यहां लिख रहा हूं, T पर R1 है और उसको कह रहा हूं मैं KT, उस वेग स्थिरांक को क्या कह रहा हूं, KT। मैं दूसरी स्थिति में जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो उस स्थिति में जो वेग होगा उसे मैं क्या कह रहा हूं, R2। लेकिन मैंने कहा कि तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है, तो मैं लिखूंगा T + 10। तो R2 को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा KT + 10, यानी R2 R। जब मैं कहता हूं R2/R1 कर, क्या, यानी मैं वास्तव में क्या कह रहा होता हूं, मैं कह रहा होता हूं KT + 10/K। इसे ही तापमान गुणांक कहा जाता है, ये अनुपात ही तापमान गुणांक है। क्लियर, ये क्या है, तापमान गुणांक है। यानी 10 डिग्री अधिक, यानी किसी ताप 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर जो वेग है, या मैं कहूं वेग स्थिरांक है, और किसी ताप T पर जो वेग स्थिरांक है उनका अनुपात ही तापमान गुणांक है, मैं कहता हूं। और वो लगभग कितना होता है, ये तापमान गुणांक लगभग 2 से 3 गुना होता है, 2 से 3 गुना, लगभग ऐसे लिखा है, लगभग 2 से 3 गुना होता है। क्या कहा, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अंतर पर। तो आर्हेनियस ने क्या बताया कि जो रेट बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अंतर पर जो वेग स्थिरांकों का अनुपात है उसे ही क्या डिफाइन किया है। लिखना मत कुछ भी, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूं, जो कुछ लिखना है मैं बताऊंगा क्या लिखना। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अंतर पर या 10 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर और तापमान पर जो वेग स्थिरांक है उनका अनुपात ही क्या तापमान गुणांक है। तो बेहतर या बेटर डेफिनेशन क्या होगी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है। तो होता क्या, तापमान बढ़ाने पर आर्हेनियस ने कुछ पॉइंट्स दिए, अभिग्रहित दिए कि इस वजह से तापमान इफेक्ट करता है, इस वजह से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अधिक हो सकता है, कुछ पॉइंट्स दिए। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांकी रूप से किस प्रकार से इंक्रीज होता है, यानी ताप बढ़ाने पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो
वेग में कितना परिवर्तन हुआ, यानी बहुत तेजी से 2 गुना से 3 गुना हो गया, 2 से 3 गुना हो गया। इट मीन्स यानी जो वेग में परिवर्तन हुआ है, जो वेग बढ़ रहा है, वो किस अनुपात में बढ़ रहा है? चर घातांक की। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और मार्टाफ ने एक समीकरण दी जिसके अनुसार ये इंक्रीज होता है, किससे? मार्टाफ समीकरण से, dln kc अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h अपॉन डेल्टा e अपॉन RT स्क्वायर। ये समीकरण दी। इसकी हेल्प से एक समीकरण डिराइव की किसने? आर्हेनियस ने। डेल्टा h ही था, मार्टाफ ने डेल्टा h लिखा, लेकिन आर्हेनियस ने क्या कहा? इस h को e से रिप्लेस किया। अभी मैं बात करूंगा e के बारे में, डेल्टा e के बारे में बात करूंगा, है ना। तो उसने डेल्टा h को डेल्टा e से रिप्लेस किया और एक नया समीकरण व्युत्पन्न किया। वो क्या होता है? k इक्वल टू a e की पावर माइनस k एक्चुअली ऐसे नहीं थी समीकरण, थोड़ा सा ये तो मैंने विल्हेल्मी समीकरण के जैसे लिखी। k इक्वल टू a e की पावर माइनस e a अपॉन RT। ये आर्हेनियस समीकरण है, आपने बचपन में पढ़ी थी। जो मैंने अभी पहले लिखी थी वो विल्हेल्मी इक्वेशन के जैसे है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो समीकरण क्या दी? इसकी हेल्प से, इस समीकरण की हेल्प से हमें क्या डिराइव की? एक नई इक्वेशन डिराइव की जहां डेल्टा h को डेल्टा e से, पर वास्तव में डेल्टा e क्या था? EA ही था, जिसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। पहले थोड़ा सा लिखोगे, फिर बात करते हैं आर्हेनियस ने क्या पॉइंट्स दिए थे, किन किन वजह से अभिक्रिया का वेग इंक्रीज होता है, और जो सक्रियण ऊर्जा का सिद्धांत है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा वास्तव में है क्या, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले थोड़ा सा लिखो, 1-2 लाइन, ठीक है। तो हेडिंग डालना अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता या आर्हेनियस सिद्धांत। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि ताप, अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता को एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। तो क्लियरली लिखा हुआ है बोर्ड पर, यानी ताप अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो हमें यही चीजें लिखनी होगी आर्हेनियस सिद्धांत। तो लिखना अभिक्रिया के वेग पर, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि ताप बढ़ाने पर विक्रिया का वेग बढ़ जाता है, हमेशा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम पे, देखो ध्यान से, मैंने जब कहा चर घातांकी रूप से बढ़ता है, तो चर घातांकी का मतलब देखो, छोटा सा बना रहा हूं इधर। चर घातांकी का मतलब क्या है? मान लो यहाँ टाइम है और यहाँ क्या है? वेग है। मैं ग्राफ प्लॉट करूं और मैं कहूं चर घातांकी रूप से बढ़ा, तो चर घातांकी कैसे? ऐसा। तो टेम्परेचर के किसी, टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर के किसी मान पर पहले तो वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगेन कैसा होने लग जाए? ऐसा होने लगे। लेकिन एक अजम्पशन है कि ऐसा होगा, कि ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो क्या मतलब 6 से 8 गुना 10 गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित ताप पर स्थिर हो जाता है। यानी चर घातांकी रूप, यानी तेजी से तो बढ़ता है, लेकिन कुछ वैल्यूज पर ये क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर नहीं बढ़ता है। तो हमेशा ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। जो मैंने कहा ना, ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना हो जाता है, हमेशा
नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केस ऐसा होता है, जैसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं हैं, उनमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कभी घट जाता है ना। ठीक है, तो लिखना अभिक्रियाओं के वेग पर ताप का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ताप का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से अभिक्रिया वेग का मान 2 से 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया वेग का मान 2 से 3 गुना हो जाता है। ताप के इस प्रभाव को तापमान गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, 10 डिग्री सेल्सियस के ताप अंतर 10 डिग्री सेल्सियस के ताप अंतर पर 10 डिग्री सेल्सियस के ताप अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है। तापमान गुणांक कहलाता है। तो तापमान गुणांक लिख लेना, KT + 10 अपॉन KT इक्वल टू लगभग 2 से 3, ऐसे लिखना, लगभग 2 से 3। तो KT लिख लेना, T ताप पर वेग स्थिरांक और KT + 10 लिख लेना, T + 10 ताप पर वेग स्थिरांक। देखो, ये हमेशा का केस नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। मैंने अभी बताया था, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार अभिक्रिया तेजी से बढ़ती है, कई बार ये 2 से इससे भी ज्यादा कई गुना बढ़ती है अभिक्रिया, कई गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कई बार ये कम होता है, जैसा भी मैंने कहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग घटता है। तो लिखो, ये लिखने के बाद नीचे एक लाइन है, तापमान गुणांक का मान सदैव 2 से 3 नहीं होता। 2 से 3 नहीं होता, सदैव, ये हमेशा 2 से 3 नहीं होता। कभी कभी इसका मान उच्च होता है, कभी कभी इसका मान काफी उच्च होता है, तथा कभी कभी इसका मान
कभी कभी इसका मान 1 से भी कम होता है, कभी कभी इसका मान 1 से भी कम होता है। 1 से कम कितना होगा? जिनमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा। अभी ध्यान करो, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था R1 इक्वल टू K। मैंने कहा था A और B की सांद्रताएं क्या ली है? मैंने समान ली है, तो वो क्या है? स्थिरांक है। तो मैंने कहा यदि R2 जो कि T+10 पर है, ये R2 क्या है? T+10 पर है, इसको मैं KT कह दूं, इसको KT+10 कह दूं। यदि ताप बढ़ाने पर वेग घट जाएगा तो KT+10 भी घट जाएगा। जब घटेगा तो KT+10/KT, ये ऑब्वियस सी बात है, इसका मान 1 से कम होगा। ठीक है, कभी कभार इसका मान 1 से कम होता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है। चरघातांकी वृद्धि होती है, चरघातांकी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं अभिग्रहित की, कि आर्हेनियस ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस की। कि आर्हेनियस ने कहा कि जब भी वेग का अध्ययन किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। जो अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं उन्हें सक्रिय अणु कहा जाता है। क्या कहा है? जो अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सक्रिय अणु कहा जाता है। नेक्स्ट बात, कि सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती। क्या कहा मैंने? सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती। कुछ अणु कम ऊर्जा के होते हैं, कुछ ऊर्जा के होते हैं। जो अणु उच्च ऊर्जा वाले होंगे, सभी नहीं, जैसे जो भी अणु उच्च ऊर्जा वाला है अपेक्षाकृत, और जो उच्च ऊर्जा वाला अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है उसे ही, यानी उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अणु को ही क्या कहा जाता है? सक्रिय अणु कहा जाता है। नेक्स्ट बात, कि जब देखो, मान लो कोई अभिक्रिया प्रोग्रेस है, वो इस प्रकार से, यहां दिखा रहा हूं मैं ऊर्जा, यहां वेग दिखा रहा हूं, चाहे टाइम दिखाओ, टाइम, ठीक है, समय। जब एक अभिकारक यहां से यानी उत्पाद में परिवर्तित होता है तो एक पीक के थ्रू जाता है, यानी एक, ऐसा समझो एक चोटी को पार करना होता है। मैंने क्या कहा? जब भी एक क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो चोटी को पार करके उत्पाद में परिवर्तित होता है। यानी क्रियाकारक यहां तक पहुंचे तो फिर ही यहां जा सकता है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि यहां से यहां पहुंच जाए। एक पीक होगी, चाहे वो छोटी पीक हो चाहे और ऊंची पीक हो, लेकिन इस पीक के थ्रू ही, इस चोटी को पार करके ही उत्पाद में परिवर्तित होगा। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, यानी सक्रिय अणु के लिए वह ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान दो, क्या कहा? एक्टिवेशन एनर्जी, वह ऊर्जा जो सक्रिय अणु को या अणु को, ऐसा समझो सिर्फ अणु की बात करें, अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक
यहां से वो कहां तक एनर्जी गेन करता है, यहां तक करता है। इस ऊर्जा को ही, मिनिमम ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, इसे ही ईए या सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। एक जो अणु यहां से यहां जाते हैं, इस पीक पर पहुंचते हैं, उन्हें ऊर्जा आपस में टक्करों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? आपस में अणु क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं, तो टक्करों से वह ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मैंने सांद्रता का इफेक्ट भी बताया था, सांद्रता का प्रभाव बताया था। मैंने सांद्रता बढ़ाने पर कहा था, सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ती है, इसलिए वेग बढ़ता है। तो टक्कर जितनी ज्यादा होंगी, उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, जो हमारा टॉपिक था, ताप की तीव्रता। आर्हेनियस का सिद्धांत है, लेकिन उसने कहा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, या मैं कहूं सिर्फ ऐसा समझो, ऊर्जा बढ़ेगी। जब ऊर्जा बढ़ेगी, तो यहां से अणु यहां ज्यादा पहुंचेंगे। ऊर्जा बढ़ने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, तो हमें उत्पाद भी ज्यादा मिलेगा। यानी तापमान बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और उत्पाद भी हमें ज्यादा मिलेगा। मान लो मैंने कहा था ये पीक ऊंची भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। किसी केस में मान लो ये ऊंचाई कम है, मतलब सक्रिय ऊर्जा कम है। सक्रिय ऊर्जा क्या है? कम। जब सक्रिय ऊर्जा कम है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, घटेगा? क्यों? देखो, आप ऐसा जिम करो, ये पहाड़ी है, आपको यहां से यहां जाना है। ये पहाड़ी जितनी ऊंची होगी, उतने ही कम लोग इसे पार करके यहां जाएंगे। ये नीची होगी, या मैं कहूं ऐसी हो, मान लो समतल ऐसी हो, थोड़ी सी ऊंची होगी, लेकिन कैसी ऊंची हो, तो बहुत सारे लोग इधर जा सकते हैं। लेकिन इतनी ऊंची होगी तो बहुत कम ही इतना साहस रख पाते हैं यहां से यहां जा पर। जो बात तुम्हारे लिए लागू होती है, वही अणुओं के लिए होती है, क्योंकि उन्हें भी ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। यहां से यहां जाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, जो जैसे तुम्हें जाने के लिए यहां से यहां साहस की, बहादुरी की जरूरत होती है। तो ऐसे अणुओं को ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊंचाई जितनी कम होगी, उतने ही ज्यादा अणु सक्रिय होंगे, और उतना ही ज्यादा उत्पाद बनेगा, उतना ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। इस पीक पर एक संकुल का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं सक्रिय संकुल। और बात करेंगे सक्रिय संकुल, ठीक है। एक दो पॉइंट लिखो, नेक्स्ट क्लास में और पॉइंट लिखवा दूंगा। एक दो पॉइंट लिखो, छोटी सी हेडिंग डालना, आर्हेनियस सिद्धांत की परिकल्पनाएं। आर्हेनियस सिद्धांत की परिकल्पनाएं कहेगा, आर्हेनियस सिद्धांत की परिकल्पनाएं, यानी अभिग्रहित, पोस्टुलेट, अभिग्रहित लिख सकते हो, पोस्टुलेट्स, अभिग्रहित लिखना। पहला क्रियाकारण, सभी क्रियाकारी अणुओं की, यानी क्रिया करते हैं, सभी क्रियाकारी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती। क्रियाकारी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती। कुछ अणु उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, तथा कुछ अणु निम्न ऊर्जा वाले होते हैं। कुछ अणु उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, कुछ अणु निम्न ऊर्जा वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो अणु उच्च ऊर्जा रखते हैं,
जो अणु उच्च ऊर्जा रखते हैं तथा उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तथा उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उन्हें सक्रिय अणु कहा जाता है। उन्हें सक्रिय अणु, कैसे लिखना देखो, सक्रिय अणु, सक्रिय अणु कहा जाता है, सक्रिय अणु कहा जाता है। अणुओं की वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, अणुओं की वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो या जिसे, अणुओं की वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिसे या ऐसे लिखना, जिससे ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे उच्च ऊर्जा होने पर, जिससे उच्च ऊर्जा होने पर, जिससे उच्च ऊर्जा होने पर सक्रिय अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूनतम ऊर्जा, जिससे उच्च ऊर्जा होने पर सक्रिय अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। एक पॉइंट और देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। एक पॉइंट और देखो, अणु परस्पर टक्करों से ही ऊर्जा प्राप्त करके, अणु टक्करों से ही ऊर्जा प्राप्त करके सक्रिय ऊर्जा को पहुंचते हैं, सक्रिय ऊर्जा को पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।